हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव राकेश डस्ट टू ग्राउंड में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि इस समय मैं अरसास पढ़ा रहा हूं, अरसास के क्रम में यह मेरी तीसरी वीडियो है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख शब्दावली। अगर आपने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देखें, उसके बाद यह देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अरसास में कुछ प्रमुख शब्दावलियों के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आगे का चैप्टर आपको पढ़ना है तो ये शब्द समझना ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं। आज के क्रम में हम कुछ अरसास से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जिनको हम समझेंगे, और यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं आज कि ये प्रमुख शब्दावलियां अरसास से संबंधित क्या है। पहला वर्ड है मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, इसको हम देखेंगे। पहले अगर विदेशी मुद्रा की अपेक्षा यदि विदेशी मुद्रा की अपेक्षा भारत सरकार या किसी भी सरकार ने अपने स्वदेशी मुद्रा के वैल्यू को कम करती है तो उसी को मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में विदेशी मुद्रा के सापेक्ष स्वदेशी मुद्रा के दर को घटा देना ही मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। ठीक ना। अब तक देखते हैं कि कितनी बार जो है मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। तो अब तक मुद्रा का अवमूल्यन लगभग 3 बार हो चुका है। कब कब? 1949, 1966 एंड 1991। ठीक ना। आज़ादी के तुरंत बाद एक बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, उसके बाद 1966 में, और लास्ट में जब एक बार जो है आर्थिक नीति अपनाई गई थी 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। तो हमने क्या देखा? विदेशी मुद्रा के सापेक्ष स्वदेशी मुद्रा के वैल्यू को कम कर देना ही मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। आइए हम थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। जैसे मान लीजिए $1 की अपेक्षा हमारी मुद्रा या स्वदेशी मुद्रा का वैल्यू 70 रुपये। ठीक ना। $1 की अपेक्षा भारतीय मुद्रा का वैल्यू जो है 70 रुपये है। यदि भारत सरकार 70 की अपेक्षा इसके मूल्य को 80 कर दे, अर्थात 10 रुपया इसके वैल्यू को और घटा दे। 70 से 80 करना मतलब ये मत सोचिएगा कि बढ़ रहा है। इस 70 से 80 करने का मतलब है $1 की अपेक्षा भारत के जो है रुपए का वैल्यू 80 होना, मतलब जानबूझ करके 70 से 80 करना ही मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। ठीक ना। यदि उसका रेट जो है इस समय, मान लीजिए मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं कि यदि $1 की अपेक्षा भारतीय रुपया का जो मूल्य है वो 70 है, यदि भारत सरकार जानबूझ करके उसको 70 से 80 कर देती है तो यही जो है मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। अब तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है? तो 3 बार। 1949 1949 में, 1966 में और 1991 में। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड है विमुद्रीकरण, जिसको हम लोग डीमोनेटाइजेशन भी कहते हैं। डीमोनेटाइजेशन को या विमुद्रीकरण को बहुत ही प्रचलित नेम है। बीच में आप लोगों ने सुना होगा, नोटबंदी के नाम से भी लोग जानते थे, लेकिन नोटबंदी जैसा कोई शब्द नहीं होता है। शुद्ध जो उसका शब्द है वो होता है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या होता है, इसको देखते हैं। यदि बाजार में किसी प्रचलित मुद्रा की जगह पर यदि दूसरी मुद्रा जारी कर दी जाए, है ना, जैसे 500 या 1000 की नोट जो है अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अभी हाल ही में नोटबंदी कर दिया गया था, अर्थात विमुद्रीकरण कर दिया गया था।
तो यदि बाजार में प्रचलित कोई मुद्रा है उसके स्थान पर उसको बदल करके दूसरी मुद्रा जो है जारी करना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। ठीक ना। अर्थात जो बाजार में मुद्रा चल रही है ना, अगर उसके स्थान पर कोई दूसरी मुद्रा जारी कर दी जाए तो उसी को विमुद्रीकरण कहते हैं। देखते हैं अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है। तो अब तक 2 बार विमुद्रीकरण हुआ है, एक बार 1978 में और दूसरी बार 8 नवंबर 2016। 1978 में पहली बार विमुद्रीकरण किया गया था और 8 नवंबर 2016 को आखिरी बार प्रचलित मुद्रा को क्या कर दिया गया था, बदल दिया गया था। तो हमने क्या सीखा, यदि विदेशी मुद्रा के सापेक्ष अपनी स्वदेशी मुद्रा को जानबूझ करके घटा देना, उसकी वैल्यू को कम कर देना, मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। अब तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, 1949, 1966 और 1991। अगला हमने देखा विमुद्रीकरण। प्रचलित मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा का जारी करना ही विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन भी कहते हैं। अब तक 1978 और 2016 में 2 बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है। आगे चलते हैं। मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति काफी प्रचलित नाम है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि आरबीआई के द्वारा हाल ही में एक नई मौद्रिक नीति जारी की गई है। अर्थात मौद्रिक नीति क्या होता है इसको हम समझते हैं, इसको मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक ना। और मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये क्या है हम देखते हैं। मौद्रिक नीति वह नीति है, मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके द्वारा मुद्रा को प्रसारित या कम किया जाता है। मुद्रा को प्रसारित या कम करने का तात्पर्य यह है कि बाजार में मुद्रा के लिक्विडिटी यानी तरलता को, या और आसान शब्दों में समझ लीजिए कि मुद्रा की मात्रा को घटाना और बढ़ाना ही मौद्रिक नीति कहलाता है। ठीक ना। इसका उद्देश्य क्या होता है, मौद्रिक नीति जारी करने का उद्देश्य होता है ऋण को महंगा या सस्ता करना। ठीक ना। यदि ऋण को महंगा करना है तो बाजार में मुद्रा की तरलता को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। यानी मुद्रा की मात्रा को यदि हम कम कर देते हैं तो उसको ऋण को हम लोग महंगा कर रहे हैं। ठीक ना। यदि सरकार मुद्रा की मात्रा को ज्यादा कर दे रही है, उसकी तरलता को प्रसारित कर दे रही है, बढ़ा दे रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ऋण को क्या किया जा रहा है, सस्ता किया जा रहा है। ठीक ना। तो हमने सीखा आरबीआई के द्वारा यह वह नीति जब मुद्रा को प्रसारित कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए, या उसकी तरलता को घटा दिया जाए, उसको हम लोग मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक ना। उद्देश्य क्या होता है, ऋण को सस्ता और महंगा करना। नेक्स्ट चलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति काफी प्रचलित नेम है। अभी मुद्रास्फीति आप लोग सुना होगा अक्सर कि मुद्रास्फीति हो रहा है। ठीक ना। तो आप जानते हैं हम लोग की मुद्रास्फीति क्या होता है। इसका दूसरा नाम इन्फ्लेशन भी है। इन्फ्लेशन इंग्लिश में मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति क्या है, बाजार में वस्तुओं के दाम का बढ़ना। बाजार में जब वस्तुओं का दाम बढ़ जाता है तो उसी को दूसरा नाम दिया गया है मुद्रास्फीति। अर्थात मुद्रास्फीति अगर एक लिमिट में होती है तो काफी अच्छा होता है, विकास के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि मुद्रास्फीति ज्यादा हो जाती है तो उसको ही दूसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं, महंगाई। अगर मुद्रास्फीति ज्यादा हो गई तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ गई। अर्थात विकास के लिए मुद्रास्फीति का होना जरूरी तो है, लेकिन यदि मुद्रास्फीति ज्यादा हो जाए तो समझ लीजिए उसी को क्या कहेंगे, महंगाई का रूप दिया गया है। तो हमने क्या सीखा, बाजार में, मार्केट में वस्तुओं के दाम का बढ़ना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक ना। आगे चलते हैं
मुद्रा अवस्फीति। मुद्रा अवस्फीति क्या है, जिसे हम लोग डिफ्लेशन भी नाम देते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। मुद्रा अवस्फीति अगर देखा जाए तो मुद्रा स्फीति का ही उल्टा होता है। हमने देखा कि बाजार में दाम का, वस्तुओं के दाम का जब दाम बढ़ जाते हैं तो उसको मुद्रा स्फीति कहते हैं। लेकिन उसी का उल्टा, जब बाजार में वस्तुओं का दाम बिल्कुल कम हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए, यानी वस्तु बिल्कुल कम हो जाती है और मंदी का दौर जारी हो जाता है, ठीक ना, वस्तु एकदम मात्रा बहुत हो जाए, पर्याप्त हो जाए और मंदी हो जाए, सामान बिल्कुल बिके ही नहीं, तो उस स्थिति को हम लोग मुद्रा अवस्फीति कहते हैं, ठीक ना, जिसे हम लोग दूसरे नाम से मंदी भी कह सकते हैं हम लोग। यानी वस्तुओं का दाम गिर जाए और वह बिके ना। आप लोग कहेंगे कि वस्तुओं का दाम गिर जाता है तब काहे नहीं बिकता है, काहे नहीं वस्तु बिकेगी, तो मैं इसको समझाता हूं। देखिए, एक लिमिट में यदि वस्तु का दाम होता है तो वह बिकवाली अच्छी होती है और मुद्रास्फीति भी होता है और विकास भी होता है। लेकिन जब अचानक जो है पर्याप्त मात्रा में कोई प्रोडक्शन निकलने लगे, बाजार में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई वस्तु हो जाती है, तो उसके दाम में अचानक बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाता है और उसी का दूसरा नाम क्या है, मंदी है। तो मुद्रास्फीति और मुद्रा अवस्फीति, ये दो चीजें हमने देखा। आगे चलते हैं। मुद्रा स्फीति जनित मंदी, ये क्या होता है? जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति और मुद्रा अवस्फीति दोनों साथ साथ हो तो इसको हम लोग जो है स्टैगफ्लेशन नाम देते हैं। अर्थात वस्तुओं के दाम अधिक हो जाए, वस्तुओं के दाम अधिक हो जाए, इसके वजह से वस्तु न बिके, वस्तु के दाम बहुत अधिक बढ़ जाए और वस्तु भी न बिके। जैसे मुद्रास्फीति मैंने क्या कहा था, वस्तुओं का न बिकना मंदी कहलाता है मुद्रास्फीति, और मुद्रास्फीति क्या है, वस्तुओं का दाम बढ़ जाना मुद्रास्फीति है। तो जब वस्तुओं के दाम बढ़ जाए और वस्तु बिके भी न, ये दोनों चीज जब साथ साथ होता है तो इस चीज को हम लोग जो है मुद्रा स्फीति जनित मंदी कहते हैं, जिसको नाम दिया गया स्टैगफ्लेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। डिसइन्फ्लेशन, अगला वर्ड हमारा है डिसइन्फ्लेशन अर्थात बी स्फीति, इसे हम बी स्फीति भी कहते हैं। आइए देखते हैं डिसइन्फ्लेशन क्या है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए यदि बाजार में महंगाई बढ़ जाए, मुद्रास्फीति अधिक हो जाए, तो महंगाई को नियंत्रण करने के लिए जब गवर्नमेंट जानबूझकर मंदी लाती हो, यानी महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई हो और गवर्नमेंट जो है क्या करे, जानबूझ करके मंदी, जानबूझकर मंदी लाना क्या है, जैसे मार्केट में किसी वस्तु का शॉर्टेज हो गया है और दाम अचानक बहुत बढ़ गए, तो आप लोगों ने कभी कभी देखते होंगे कि गवर्नमेंट स्वयं स्टॉल लगा करके सामान की बिकवाली करती है ताकि वस्तुओं के दाम जो है लेवल में बना रहे, ठीक ना। तो जब मुद्रास्फीति अधिक हो जाए, मार्केट में दाम बढ़ जाए, तो जानबूझ करके जब सरकार के द्वारा जो है वस्तुओं का दाम घटाने का काम किया जाए, मंदी लाने का काम किया जाए, तो उस स्थिति को जो है हम लोग क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन अर्थात महंगाई पर नियंत्रण के लिए जानबूझकर उठाया गया कदम ही जो है सरकार के द्वारा डिसइन्फ्लेशन या विस्फीति कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। रिफ्लेशन, प्रत्यय स्फीति क्या है? अब हमने देखा कि अधिक दाम बढ़ जाने पर जानबूझ करके दाम को जो है क्या करना है, घटाना, मुद्रा विस्फीति कहलाता है। लेकिन यदि दाम घट गए हो, बहुत मंदी हो, सामान बिक नहीं रही है, ठीक ना, स्टॉक बहुत पर्याप्त हो गया हो, तो इस कंडीशन में यदि सरकार के द्वारा मंदी पर नियंत्रण के लिए जानबूझकर महंगाई लाना, यानी मंदी बहुत ज्यादा है, सामान बहुत पर्याप्त रूप में मात्रा में बाजार में भरी पड़ी है, इसको जो है थोड़ा सा स्फीति ला जाए, लेवल में कर दिया जाए,
इस स्थिति में जब सरकार जो है इसको नियंत्रण करने के लिए, मंदी पर नियंत्रण करने के लिए जानबूझकर सामान के दाम को, वस्तुओं के दाम को बढ़ाने का प्रयास करती है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेशन या प्रत्यय स्फीति भी इसको नाम दिया गया है। ठीक ना। तो हमने क्या सीखा, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। मुद्रा का अवमूल्यन क्या है, जब विदेशी मुद्रा के सापेक्ष स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को कम करती है गवर्नमेंट, तो उसको जो है हम लोग नाम दिए हैं मुद्रा का अवमूल्यन। नेक्स्ट है विमुद्रीकरण। जब प्रचलित बाजार में प्रचलित मुद्रा के स्थान पर गवर्नमेंट दूसरी मुद्रा जारी कर दे, तो इस स्थिति को विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन नाम दिया गया है। अब तक 1978 और 2016 दो बार जो है विमुद्रीकरण किया जा चुका है। नेक्स्ट था मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई के द्वारा जब बाजार में मुद्रा की तरलता को, लिक्विडिटी को घटाया और बढ़ाया जाता है, तो इस नीति को मौद्रिक नीति का नाम दिया गया है। अर्थात ये कौन जारी करता है, आरबीआई। इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक ना। इसका उद्देश्य है ऋण को महंगा और सस्ता करना। नेक्स्ट था मुद्रास्फीति। मैंने कहा आपको कि जब बाजार में वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। और एक चीज और जान लेना है कि यदि मुद्रास्फीति एक लेवल में होता है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन जब मुद्रास्फीति का अचानक बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, लिमिट से ज्यादा हो जाए, तो उसी को दूसरा नाम क्या कहे हैं, महंगाई। तो महंगाई उसको कहा जाता है। जैसे आज के डेट में आप लोग देखेंगे पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया, तो इस स्थिति में क्या है, पेट्रोल और डीजल के लिए समझ लीजिए कि मुद्रास्फीति है, ठीक ना। आगे चलते हैं मुद्रा अवस्फीति। मुद्रास्फीति का उल्टा होता है मुद्रा अवस्फीति, यानी बाजार में सामान या वस्तुओं के दाम अचानक घट जाए और वस्तु न बिके, अर्थात बहुत पर्याप्त मात्रा में वस्तु का हो जाना, एक लिमिट हो, लिमिट में जब कोई वस्तु रहता है तो उसको हम लोग खरीदते हैं। जैसे आप लोगों को ये समझ में मैं बता दूं कि जब कोई चीज बहुत अधिक हो जाती है तो वो अभी जो है ज्यादा उसको लोग खरीदना नहीं पसंद करते हैं, तो इस स्थिति में जो है मुद्रा अवस्फीति होता है, अर्थात मंदी का नाम दिया गया है। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या था, अर्थात मुद्रास्फीति भी हो और अवस्फीति भी हो। जब दोनों होता है, अर्थात वस्तु बहुत अधिक हो और बिके भी न, है ना, दाम बहुत अधिक हो और इसके वजह से न बिके, तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन नाम देते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। मैंने बताया विस्फीति क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है। यदि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए दाम अधिक बढ़ गए, महंगाई बहुत अधिक है, उसको कंट्रोल करने के लिए जानबूझ करके यदि मंदी लाई जाए सरकार के द्वारा, तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। और लास्ट था रिफ्लेशन यानी प्रत्ययस्फीति यानी मंदी का दौर हो और सामान एकदम बिल्कुल बिकवाली न हो रही हो, और जब सरकार जानबूझ करके उस दाम को, वस्तुओं के दाम को बढ़ाए, तो उस स्थिति में हम लोग रिफ्लेशन कहते हैं। एक चीज हमको ध्यान देना है कि ये मुद्रास्फीति जो है जानबूझकर नहीं की जाती, ये अपने आप होता है। मुद्रा अवस्फीति भी अपने आप होता है, लेकिन स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन, इस जानबूझ करके इस पे कंट्रोल करने के लिए जो है एक कदम उठाया जाता है, ठीक ना। क्लियर हो गया। चलिए अब हम कुछ और वर्ड ऐसे हैं प्रमुख शब्दावलियों में जिसको हम देखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं। प्रमुख शब्दावलियों के क्रम में आज हमने
कुछ प्रमुख वर्डों को देखा, आगे कुछ वर्ड अभी छूट गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड है हॉट मनी। हॉट मनी हिंदी इसकी क्या है? गर्म मुद्रा। हॉट मनी क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। वह मुद्रा जिसमें परिवर्तन या पलायन के गुण अधिक हो। वह मुद्रा जिसमें परिवर्तन या पलायन के गुण अधिक हो, जो स्थिर न हो। वह मुद्रा जो एक जगह स्थिर नहीं होती है, उसको हम लोग हॉट मनी या गर्म मुद्रा के नाम से जानते हैं। मैंने क्या कहा? वह मुद्रा जिसमें पलायन के गुण अधिक हो। पलायन के गुण अधिक हो। अधिक हो और जो स्थिर न हो। जो स्थिर न हो, ऐसी मुद्रा को हम लोग जो है गर्म मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल फॉर दैट डॉलर। आज की डेट में डॉलर जो है यह हॉट मनी के रूप में जानी जाती है। क्लियर हो गया? अगला वर्ड हम लोग देखते हैं हार्ड मनी। अगला वर्ड है हार्ड मनी। हार्ड मनी हिंदी में इसको कहते हैं दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा। अब दुर्लभ मुद्रा क्या है, इसको देखते हैं। वह मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं हार्ड टू अर्न। हार्ड टू अर्न। हार्ड टू अर्न अर्थात वह मुद्रा जिसको प्राप्त करना, जिसको कमाना थोड़ा सा कठिन हो, अपेक्षाकृत कठिन हो, तो ऐसी मुद्रा को हम लोग दुर्लभ मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं यूरो, यूरो, पाउंड। यूरो और पाउंड को हम लोग दुर्लभ मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसको प्राप्त करना अपेक्षाकृत थोड़ा सा कठिन है। ठीक ना? आगे चलते हैं। अगला वर्ड है सॉफ्ट मनी। सॉफ्ट करेंसी या सॉफ्ट मनी। सुलभ मुद्रा। क्या बोलते हैं इसको? सुलभ मुद्रा। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सुलभ मुद्रा को हम लोग कहते हैं ऐसी मुद्रा जिसको प्राप्त करना बहुत आसान हो। वह मुद्रा जिसको आसानी से ग्रहण किया जाता था, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग सॉफ्ट करेंसी या सुलभ मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। जैसे आज की डेट में नेपाल की करेंसी, पाकिस्तान की करेंसी, इसको हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना? किसकी अपेक्षा? आसानी का मतलब ऐसे नहीं फ्री में मिल रहा है। आसानी का मतलब है डॉलर की अपेक्षा जो है थोड़ा सा इनको प्राप्त करना आसान है, इसलिए इसे जो है सुलभ मुद्रा का नाम दिया गया। क्लियर हो गया? अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है निवेश। निवेश क्या है? निवेश को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं।
लाभ के उद्देश्य से लगाया गया धन, लगाया गया पैसा ही क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। फिर से सुनिए, यदि हम अपने धन को कहीं पर इस पर्पस से लगाते हैं कि यहां से हमको लाभ मिलेगा, तो यह जो है हमारा क्या कहलाएगा? निवेश कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? निवेश दो प्रकार का होता है अगर देखा जाए तो। एक होता है विदेशियों के द्वारा निवेश, विदेशियों के द्वारा, और एक होता है स्वदेशी निवेश। स्वदेशी निवेश, ठीक ना? मैंने बताया कि निवेश दो टाइप से मतलब लोग करते हैं, एक विदेश जो विदेशी द्वारा किया जाता है, और एक स्वदेशी निवेश। विदेशियों के द्वारा भी दो प्रकार का निवेश किया जाता है। जैसे नंबर एक होता है, आप लोगों ने सुना होगा एफडीआई का नाम। एफडीआई मतलब क्या होता है? फॉरेन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसी को दूसरा नाम दिया गया है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक ना? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और एक और होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, एक चीज ध्यान दीजिए, पोर्टफोलियो जो है अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। अर्थात जो धन हम अस्थायी रूप से लगाते हैं फर्म या कंपनी में, ठीक ना, उसको हम लोग पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं। और जो एफडीआई होता है यह अस्थायी होता है, ठीक ना, अस्थायी होता है। तो हमने क्या सीखा? निवेश जो है दो प्रकार से, विदेशियों के द्वारा और स्वदेशियों के द्वारा। अर्थात एफडीआई और पोर्टफोलियो ये विदेशी निवेश है, जो एफडीआई अस्थायी होता है और पोर्टफोलियो जो है यह अस्थायी होता है, ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड है एक विनिवेश। अगला वर्ड है विनिवेश। विनिवेश क्या है? यदि निवेश किए गए धन को जब हम वापस लें, निवेश किए गए धन को जब हम वापस लेते हैं तो उसी को विनिवेश कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि लाभ के उद्देश्य से लगाया गया जो धन है, जब हम उसको वापस लेते हैं तो वही क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। अर्थात 1991 में जब नई आर्थिक नीति जारी की गई थी, तो भारत सरकार जो सार्वजनिक कंपनियों से अपना निवेश वापस ले रही थी और पूंजीपतियों को या निजीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रही थी। जैसे मान लीजिए कहीं पर मान लीजिए 100 रुपए है और सरकार के द्वारा जो लगाया गया, इसमें से अगर सरकार चाहे 50 रुपए अगर अपना वापस ले रही है, ठीक ना, तो ये सरकार के द्वारा वापस लिया गया धन क्या कहलाएगा? विनिवेश कहलाएगा। और इसी में 50 रुपए जो है किसी के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है,
ठीक ना, जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये निवेश कहलाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं, कुछ वर्ड और देखते हैं हम। अगला वर्ड है डंपिंग। डंपिंग, डंपिंग क्या होता है, आप लोगों ने डंपिंग बहुत सुना होगा। डंपिंग को इंग्लिश में अगर देखा जाए तो डंपिंग में माने होता है गिरना या पटकना, ठीक ना, अचानक गिरना या पटक देना ही डंपिंग होता है। लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में डंपिंग का जो अर्थ है एक अवमूल्यन। अवमूल्यन, अभी हमने पढ़ाया था मुद्रा का अवमूल्यन, यानी मुद्रा के दाम को घटाना विदेशी मुद्रा की अपेक्षा, तो वो दूसरी चीज है। यहाँ पर अवमूल्यन का मतलब है कि वस्तुओं के दाम को कम कर देना। जब किसी देश के द्वारा अपने वस्तुओं का दाम कम करके निर्यात किया जाए या उसको बेचा जाए तो उसी को जो है अवमूल्यन नाम दिया गया है, ठीक ना। अवमूल्यन अर्थात अवमूल्यन का जो अवमूल्यन का कंडीशन होता है, अवमूल्यन किया क्यों जाता है, इसका पर्पज क्या है। यदि उत्पादन की स्थिति अधिक हो, उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा हो, अधिक मात्रा में हो, तो जानबूझ करके अपनी वस्तुओं का दाम क्या किया जाता है, दाम कम किया जाता है ना, और इसी को जो है क्या कहा जाता है, अवमूल्यन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता, यदि बाजार में बड़ा कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, तो उस स्थिति में भी अवमूल्यन का काम किया जाता है। अर्थात सामने वाला यदि कोई वस्तु 50 रुपए की बेच रहा है तो कोई 40 रुपए में कर दिया, तो यही जो है क्या कहलाएगा, 40 रुपए अवमूल्यन कहलाएगा। ऐसा जो है प्रतियोगिता को कम करने, सामने वाला जो है बाजार में उसका वैल्यू कम हो जाए, इसके लिए जो है अवमूल्यन किया जाता है। और एक चीज ध्यान देना है कि अवमूल्यन को रोकने के लिए WTO का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन, इसको हिंदी में विश्व व्यापार संगठन भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा, मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है, और इसकी स्थापना 1995 में किया गया था, ठीक ना। तो WTO का काम क्या है, कोई ज्यादा डंपिंग न करे, अपने वस्तुओं को ज्यादा कम करके न बेचे, इसलिए जो है WTO की स्थापना की गई है, ठीक ना। और एक दो वर्ड और है, इसको हम देख लेते हैं। अगला वर्ड है LPG। LPG क्या है, LPG वो साइंस वाला वर्ड नहीं है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को मत समझ जाइएगा। इकोनॉमिक अर्थशास्त्र में LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब उदारवादी
निजीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, ठीक ना। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं ये क्या है। उदारीकरण क्या होता है? उदारवादी, या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं उदारीकरण, इसको हम उदारीकरण भी कहते हैं, ठीक ना। उदारीकरण क्या होता है? निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए यदि कागजी कार्यवाही को आसान कर दिया जाए, निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए यदि सरकार द्वारा कागजी कार्यवाही को आसान कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। मतलब यदि निजीकरण को यानी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना है तो सरकार क्या करती है? थोड़ा उदार रुख अपनाती है, अर्थात जो लाइसेंस वगैरह देने की प्रक्रिया होती है थोड़ा सा उसको लचर बना देती है, आसान कर देती है। तो इसी रवैये को हम लोग क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, ताकि जो है निजीकरण को बढ़ावा मिल जा सके। ओके, निजीकरण क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, पूंजीपतियों को या निजी कंपनियों को मार्केट में अगर बढ़ावा देने का काम करे सरकार तो उसी को क्या कहलाता है? निजीकरण। जैसा कि आप लोगों ने आज देख रहे हैं कि सारी चीजों का धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? निजीकरण किया जा रहा है, ठीक ना। तो पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए या निजी कंपनियों को या पूंजीपतियों को जब मार्केट में ज्यादा वैल्यू हो और सरकार थोड़ा बैक फुट पे हो जाती है तो उसी को हम लोग निजीकरण कहते हैं। चलिए, लास्ट वर्ड है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? यदि किसी देश के द्वारा वस्तु, पूंजी और बौद्धिकता का किसी अन्य देश में आयात और निर्यात हो तो इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। अर्थात किसी एक अर्थव्यवस्था का विश्व के सारी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो चीजें प्रोडक्ट हो रही हैं, अगर हम उसको अन्य देशों के साथ जोड़ दिए तो यही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। यानी एक अर्थव्यवस्था के का संपूर्ण विश्व के साथ जुड़ जाना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ठीक ना। तो आज हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ प्रमुख शब्दावलियों को देखा, ठीक ना। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो थोड़ा सा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं से कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करके भी मुझे बताएं, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। और अगली वीडियो जो मेरी आएगी, चौथी वीडियो इकोनॉमिक्स पर, मैं जो है कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगा ताकि आपको किसी एग्जाम में जो है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आपको उसको हल करने में समस्या का सामना न करना पड़े। तो मैं इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।